जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे हम देखेंगे और सारे क्वेश्चनों को हम जो है बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको हम बताएंगे। बशर्ते आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक सब सुनिएगा, ठीक है। और सारे प्रश्न आपको बगल में मिलता रहेगा। जो प्रश्न समझाने का होगा उन सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पे समझाया भी जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला नंबर प्रश्न आपका है प्यारे बच्चों, हम वाहनों में उत्तल दर्पण समझिएगा। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण में कभी बहुत ऐसे छात्र हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस को ही नहीं समझ पाते हैं। तो दुर्भाग्य वाली बात है यदि आप उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण में अंतर आप नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, तो समझना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम जो है अपने गाड़ियों में, हम अपने वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। तो उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि पीछे की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, प्यारे बच्चों हम जो है क्या करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि पीछे की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे और प्रतिबिंब जो है वो बड़ा प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार की दिखाई दे। कहने का मतलब यह है, आपके बोर्ड पे भी आपको प्रश्न आपको दिख रहा होगा, देखिए प्रश्न। चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट हो जाइएगा, एक मिनट हमको प्रश्न निकालने दीजिए। चलिए, उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र में भी अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको हम अभी बताए थे ना कि प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनाता है, प्रतिबिंब सीधा बनाता है ना, सीधा बनाता है, वस्तु के आकार का बनाता है और ये पीछे की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए जो है हम उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो हम इससे पहले आपको बताए थे, सारे आपको सही बताए थे, आपके जो बुक में भी लिखा हुआ, आपके जो साइड बगल में दिख रहा है क्वेश्चन सब सही है, ठीक है। आपको जो करना है वो कीजिए। हाँ, एक बात हमेशा फिर हम कहना चाहते हैं कि लिखिए नहीं, क्योंकि समय आपके पास कम है, ठीक है। आप सिर्फ सुनिए, लिखिए मत, ठीक है। जो प्रश्न लगता है कि ये प्रश्न नया है, वो प्रश्न को लिखना चाहिए, वो प्रश्न को आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आपका है, सामान्य नेत्र में 25 सेंटीमीटर से निकट रखे वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। मेरे बच्चों, आपका प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपका कि लिखा हुआ है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। क्या कारण है कि हम नहीं देख पाते हैं, तो सुनिएगा। लिखा हुआ आंसर आपका है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी हुई वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। इसका कारण यह है कि जब वस्तु को 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर जब आप वस्तु को 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर लाते हो रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। कहने का मतलब यह है, जब आप किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से निकट रखते हो तो वो वस्तु की जो प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पे सुस्पष्ट बढ़िया से रेटिना पे नहीं बना पाता है, जिसके कारण हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 3 है। हो जाइए आप फ्री, है ना, 3 हो जाइए फ्री, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बिस्किट खा लेते हैं, क्या आपको भी खाना मन कर रहा है, ठीक हो। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न आपका क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न आपका है, अब वर्तमान को परिभाषित करें। हीरे का वर्तमान 2.42 है, 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। चलिए प्यारे बच्चों समझिएगा, किन्हीं दो माध्यमों
किन्हीं दो माध्यमों हवा और कांच, किन्हीं दो माध्यम हवा और कांच या हवा और जल के लिए आपतन कोण की जगह तथा अपवर्तन कोण की जगह का अनुपात नियंत्रक देता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। पहला नंबर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक का परिभाषा लिखना। क्या लिखना है, तो अपवर्तनांक का परिभाषा लिखना है। लिखिएगा, किसी माध्यम में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को अनुपात नियंत्रक होता है ना, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, सॉरी साइन आई बटे साइन आर नहीं लिखिए। किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को जो है अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखिएगा, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, अर्थात बहुत अधिक है। हीरे का अपवर्तनांक कितना है, तो 2.42 है, अर्थात बहुत अधिक है। इसलिए हीरा प्रकाशता सघन माध्यम है। हीरा कौन सा माध्यम है, कभी कभी एक बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि हीरा कौन सा माध्यम है। तो हीरा कौन सा माध्यम है प्यारे बच्चों, तो हीरा जो है वह सघन माध्यम है। ठीक है, उसके बाद अतः हीरा में प्रकाश का वेग बहुत ही कम होता है। याद रखिएगा, हीरा में जो है प्रकाश का वेग बहुत ही कम होता है। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत बार आप जो है फंस भी जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो फंसना नहीं है, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और आपको ये प्रश्न को हम बता देते हैं, सुनिएगा। किन्हीं दो माध्यमों में हवा और कांच या हवा में जल के लिए अपवर्तन कोण की जगह तथा अपवर्तन कोण की जगह का अनुपात नियंत्रक है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, म्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे अपवर्तनांक को म्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हीरे का अपवर्तनांक कितना होता था, हीरे का अपवर्तनांक याद रखिएगा 2.42 होता है। ठीक है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, बहुत अधिक है, इसलिए हीरा प्रकाशता सघन माध्यम है, अतः हीरा में प्रकाश का वेग बहुत ही कम है। हीरा क्या है, तो प्रकाश का वेग बहुत ही कम है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए उसके बाद आपका प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर आपका चौथा क्या है, तो प्रश्न नंबर आपका चौथा है, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बीम के प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बीम के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचिए और प्रतिबिंब की प्रकृति आकार एवं स्थान को लिखें। आपको यहाँ पे भी प्रश्न आपको दिख रहा होगा फिर बच्चों, यहाँ पे आपको भी प्रश्न आपको दिख रहा होगा। क्या पे चला गया प्रश्न कहाँ पे चला गया, चलिए उत्तल दर्पण, सॉरी ये प्रश्न आपको दूसरा प्रश्न बता दिए थे। ठीक है, प्रश्न आपको हम दूसरा बता दिए थे, वो प्रश्न नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर चौथा ये है, विद्युत धारा क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। विद्युत धारा क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। तो लिखिएगा, तो विद्युत धारा क्या है इसको लिखिए, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कहने मतलब यह है कि मान लिया जाए कि ये चालक है। अरे भाई मान लो ना, मानने में कुछ जा रहा है, आपसे हम पैसा नहीं मांगे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये चालक है। क्या है, चालक है। इसमें धारा प्रवाहित होने की दर को ही क्या कहेंगे, इसमें करंट प्रवाह, इस मार्कर में करंट प्रवाह होने की दर को ही क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, तो विद्युत धारा कहेंगे। अरे बच्चों, आप प्रश्न करोगे कि ये क्या है, तो आप बोलोगे ये तो चालक नहीं है, इसमें धारा कैसे प्रवाह होगा। अरे बाबू, अभी तो इतना देर से हम भूख रहे हैं कि माना भी एक्स है ना, माना भी एक्स, यानी कहने मतलब ये है माना कि एक्स। अरे मान लो ये चालक है। ठीक है, चलिए मानने में क्या जाता है, मान लीजिए। ठीक है, तो किसी चालक में आवेश प्रवाह करने की दर को ही क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है I बराबर Q बटे T। बताए थे लेकिन आपको आज याद नहीं होगा। I बराबर क्या होता है, Q बटे T होता है, अगले वीडियो में हम बताए थे। I आपका धारा होता है, Q आपका आवेश होता है, T आपका समय होता है, T आपका समय होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न आपका है,
अगला नंबर प्रश्न आपका है भूसंपर्क तार क्या है? भूसंपर्क तार क्या है, इसका क्या कार्य है? भूसंपर्क तार क्या है, इसका क्या कार्य है? लिख लीजिए, क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि भूसंपर्क तार क्या है, इसका क्या उपयोग है। ठीक है, इसका क्या कार्य है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, भूसंपर्क तार क्या है, इसका क्या कार्य है। तो लिखिएगा, भूसंपर्क तार एक तार है। भूसंपर्क तार एक तार है। अरे बाबू, सब जानता कि भूसंपर्क तार एक तार है। ठीक है, जिसका संपर्क मेन फ्यूज से होता है। जिसका संपर्क किससे होता है? तो संपर्क जो होता है वह मेन फ्यूज से होता है। भूसंपर्क तार जो होता है एक तार है जिसका संपर्क जो है वह फ्यूज तार से होता है। फ्यूज तार से होता है। तार को फ्यूज होकर विद्युत उपकरणों तक पहुंचाया जाता है तथा वह वापस फ्यूज तक संपर्कित रहता है। इसका मुख्य कार्य झटका से बचाने का होता है। कार्य मतलब यह है, भूसंपर्क तार का कार्य जो होता है वह आपको झटका ना मारे उसको बचाने से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। धातु के आवरण वाले विद्युत साधितों को भूसंपर्कित किया जाता है। इस तार का उपयोग नहीं करने से यदि किसी कारण बस विद्युत रोधी नष्ट हो जाता है तो विद्युत धारा सीधे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसी दुर्घटना से बचने के लिए भूसंपर्क तार का उपयोग किया जाता है। कहने मतलब यह है, भूसंपर्क तार का यूज आपको करना चाहिए। यदि आप नहीं करते हैं तो खतरे का आप शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, भूसंपर्क तार आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, भूसंपर्क तार का कभी आपसे बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाएगा।